हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं इस चैनल पे क्लास 10th के लिए लगातार वन शॉट अपलोड कर रहा हूं। जैसे कि कल मैंने लाइव प्रोसेस का वन शॉट अपलोड किया, ऐसे ही आज हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का वन शॉट अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल पे। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना और मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में इस वीडियो को हम खत्म करें। ठीक है बच्चों, चलो आओ डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई, अपनी आंख के बारे में, उसमें से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, और दूसरा पार्ट जो हम इसका पढ़ेंगे वो प्रिज्म से, यानी कि प्रिज्म के अंदर रिफ्लेक्शन कैसे होगा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट कैसे होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होता है। इस वीडियो में हम वो सब कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना आई से स्टार्ट करते हैं। तो ये बात ध्यान रख लेना, सबसे पहले जो हमारी आई बॉल है, यानी कि जो हमारी आई बॉल है, आपको दिख रहा है आई बॉल, ये पूरी की पूरी जो इसका अप्रोक्सीमेटली इसकी शेप होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। जो इसका डायमीटर होता है वो कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर अप्रोक्स डायमीटर होता है। और सबसे पहला हमारा जो पार्ट आता है आई का वो आता है बेटा कॉर्निया। इसमें दिख रहा है आपको, जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है वो क्या है, हमारा कॉर्निया। तो कॉर्निया इज अ थिन ट्रांसपेरेंट बल्जिंग मेम्ब्रेन। ये जो उभरी हुई सी परत दिख रही है बेटा आपको, ये क्या है, हमारी कॉर्निया है। लाइट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। लाइट किसके थ्रू एंटर करती है, कॉर्निया के थ्रू एंटर करती है। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन हैपन्स हेयर। लेंस का देखो, सुनो देखो बेटा, एक चीज ध्यान रख लेना कि जो मैक्सिमम लाइट का जो रिफ्रैक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, कॉर्निया के थ्रू होगा। समझ में आ गई बात, किसके थ्रू होगा, कॉर्निया के थ्रू होगा। अब ये क्या काम करता है भैया, आई लेंस को किससे प्रोटेक्ट करता है, डस्ट से और जर्म्स से। जो धूल मिट्टी आ रही है तुम्हारी आंखों में, उससे हमें प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, कॉर्निया। समझ में आ गई बात। तो लगभग 80% रिफ्लेक्शन करता है। उसके बाद में आता है भैया हमारा क्या, प्यूपिल। अब प्यूपिल क्या काम करता है कि जो हमारी लाइट कॉर्निया से होकर निकली और जो एंटर कर रही है वो हमारे आई लाइन से, आई लेंस में लाइट को पहुंचना है। तो आई लेंस तक पहुंचने तक उस लाइट को जो कंट्रोल करता है कि भाई कितनी लाइट वहां तक पहुंचनी चाहिए, है ना, तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, प्यूपिल। इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये देखो आपको, ये आपका कंचा जिसे बोलते हैं, कंचा आंख का, ये कंचा दिख रहा है, काला, किसी का काला होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है। उसके अंदर वो सबका कॉमन होगा, ब्लैक कलर का आपको एक छोटा छोटा सा दाना सा दिख रहा होगा, वही क्या है, हमारा प्यूपिल। फिर उसके बाद आइरिस है। आइरिस क्या काम करता है, बेसिक, बस आपको बेसिक बात याद रखनी है। आइरिस बेसिकली प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है। ठीक है, ये रहा देखो आइरिस, ये रहा प्यूपिल। चलो उसके बाद में बात करते हैं हम क्रिस्टल लेंस की। तो जो हमारी आई का लेंस होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स नेचर में होता है। कैसा होता है, कॉन्वेक्स नेचर में होता है। अब आप करोगे भैया कॉन्वेक्स नेचर में होगा तो कॉन्वेक्स लेंस तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है तो हमें तो सीधे इंसान कैसे दिख रहे हैं, तो वो थोड़ा आगे पढ़ेंगे क्यों दिखते हैं। उसके बाद में बात करी जाए तो जो आपका क्रिस्टलाइन लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस नेचर में होगा। वो कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबल क्यों होगा, कि उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट कर सकता है। वो क्या करेगा, फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये दिख रहा है ये तुम्हें, ये क्या है बेटा, आपका लेंस है। ठीक है, उसके बाद में जो लेंस को पकड़ के रखती है ना दो मसल्स, उसका नाम क्या है, जो सिलेरी मसल्स। क्या है, सिलेरी मसल्स। एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस टू सम एक्सटेंट। ये बेसिकली क्या काम करती है, आई लेंस का फोकल लेंथ एडजस्ट करती हैं। ठीक है, कि भैया अगर हमें दूर का देखना है तब हमें फोकल लेंथ क्या रखनी है, अगर मुझे पास का देखना है तब मुझे फोकल लेंथ क्या रखनी है। ठीक है, तो उसको एडजस्ट कौन करता है, सिलेरी मसल्स करते हैं। अब ये जो हमारी आंख की स्क्रीन है, हमारी आंख के अंदर जो लाइट इमेज बन रही है लाइट की वजह से, वो बेटा कहाँ बनती है, रेटिना। तो रेटिना क्या है, हमारी आईज की स्क्रीन है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हैज लोड्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। और इसके अंदर क्या होती है, लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, जिसको बेटा हम रोड सेल और कोन सेल बोलते हैं। फिर इसके बाद सेल्स गेट एक्टिवेटेड व्हेन लाइट्स फॉल ऑन देम एंड जनरेट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जैसी लाइट इन पे पड़ेगी तो ये क्या हो जाएंगे भैया, एक्टिवेट हो जाएंगी, और ये क्या जनरेट कर देंगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर देंगी। वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाद में ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ जाएंगे, ब्रेन के पास, और ब्रेन उस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को कैसी कर देगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट कर देगा। ठीक है, अब देखो जो दो सेल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, एक रोड सेल है, एक कैसी है, कोन सेल्स है। जो रोड सेल है वो हमें क्या करती है भैया, लो लाइट में हेल्प करती है, और जो कोन सेल्स है वो हमें किस में हेल्प करती है भैया, हाई लाइट में, है ना, यानी कि
बेसिकली जो कोन सेल्स है वो कलर के लिए है, और जो रोड सेल्स है यानी कि जो अंधेरे वगैरह में देखने के लिए, उसमें कौन सी सेल ज्यादा काम करती है? रोड सेल ज्यादा काम करती है। समझ में आ गई बात? चलो उसके बाद बात करते हैं ऑप्टिक नर्व। तो ये देख रहे हो लास्ट में ये नर्व, ये डायरेक्टली जो नर्व है वो किससे जुड़ी हुई है? ब्रेन के साथ जुड़ी हुई होती है नर्व, ऑप्टिक नर्व। इसका बेसिकली काम क्या है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहाँ भेजना? रेटिना से उठा के ब्रेन के अंदर भेजना। समझ में आ गई बात? नर्व फाइबर के थ्रू। चलो समझ में। अब देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे सब दिख रहा होगा। अच्छा, एक इसमें टर्म है बेटा एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जस्ट कॉर्निया से और आइरिस के बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या होता है? एक्वस ह्यूमर। और आई लेंस के और रेटिना के बीच में एक लिक्विड होता है जिसका नाम क्या है? विट्रस ह्यूमर। क्या है? विट्रस ह्यूमर। ये वाला क्या है? एक्वस ह्यूमर, और बीच में ये वाला क्या है? विट्रस ह्यूमर। अब एक्वस ह्यूमर क्या है? वाटर लाइक फ्लूइड है। विट्रस ह्यूमर क्या है? जेल लाइक सब्सटेंस है। ये वाटर लाइक फ्लूइड है और ये क्या है? जेल लाइक सब्सटेंस है। तुम्हें दिखता नहीं कभी आंख तुम्हें चिपचिपी सी जो हो रही है, वो किसकी वजह से? एक्वस ह्यूमर की वजह से। इट इज प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया। किस किसके बीच में प्रेजेंट है? लेंस और कॉर्निया के बीच में प्रेजेंट है। फिर ये किसके बीच में प्रेजेंट है? प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना, जैसे कि मैंने आपको बताया लेंस और रेटिना के बीच में है। फिर वहीं एक्वस ह्यूमर की बात करी जाए तो भैया न्यूट्रिशन देने का काम करता है लेंस को। ये क्या काम करता है? सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ हेल्प द आई टू कीप इट्स शेप। कि भैया आई अपनी शेप मेंटेन रखे, तो उसमें हेल्प कौन करता है? हमारा विट्रस ह्यूमर। क्लियर है बात? चलो शाबाश। अब जल्दी चलते हैं थोड़ा। अब अगला टर्म आता है भैया पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से समझना है भैया। बेसिकली पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ लाइट रेज टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। कि भैया एबिलिटी आई लेंस की क्या? लाइट रेज को कन्वर्ज करना और डाइवर्ज करना। ये क्या है हमारा? पावर ऑफ अकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट एंड चेंजेस इट्स फोकल लेंथ। क्लियर बात है? पावर का फॉर्मूला होता है बेटा 1/f। लेकिन कब? यहां से पता चलता है कि जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? फोकल लेंथ के। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? डायोप्टर। डी मतलब क्या है यहाँ पे? डायोप्टर। देखो यहां पे से ध्यान से समझना बेटा, जो पावर की ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? डायोप्टर। क्या होगी? डायोप्टर होगी। और फोकल पावर का एक फॉर्मूला तो क्या है? 1/f। जब फोकल लेंथ किस में हो? मीटर में हो। किस में हो? मीटर में हो। एक पावर का फॉर्मूला होता है 100/f, जब फोकल लेंथ किस में हो? सेंटीमीटर में हो। समझ में आ गई बात? चलो शाबाश। अब थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों। अब जब हमें पास के ऑब्जेक्ट देखने होते हैं और हमें दूर के ऑब्जेक्ट देखने होते हैं, तो हमारे लाइंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? जो हमारी जो सिलेरी मसल्स हैं वो क्या इफेक्ट डालती हैं? तो बेटा जो सिलेरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं जब हमें पास के ऑब्जेक्ट देखने हो। सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं आराम से। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे और रिलैक्स मतलब ऐसे। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे, रिलैक्स मतलब ऐसे। सिलेरी मसल्स क्या हो जाती हैं? रिलैक्स हो जाती हैं जब हमें दूर का देखना हो। ठीक है। लेंस बिकम्स थिक। जब पास का देखना होता है तो लेंस थिक हो जाता है। कर्वेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, पावर इंक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ये बात ध्यान रखना, जब भी पास का देखना होगा तो फोकल लेंथ कम होगी और पावर ज्यादा होगी। जब दूर का देखना होगा तो फोकल लेंथ क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी और पावर क्या होगी? कम होगी। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर समझ में आ गई तो थोड़ा आगे चलते हैं। अब आता है भैया नियर पॉइंट और फार पॉइंट। देखो शॉर्ट में समझते हैं भैया। नियर पॉइंट मतलब कि एक नॉर्मल आई कहां तक पास का देख सकती है, मिनिमम कितना पास का देख सकती है, और एक नॉर्मल आई कितना दूर का देख सकती है। तो बेटा जो हमारा नियर पॉइंट होता है वो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर, और जो फार पॉइंट होता है यानी कि कितना दूर का देख सकते हैं, तो हम इन्फिनिटी का देख सकते हैं। अब फिर वही वाली बात, भैया इन्फिनिटी का हम 5-6 किलोमीटर का देख सकते हैं। भैया उससे भी ज्यादा। कैसे? भैया यहां से स्टार्स दिखते हैं तुम्हें? हाँ भैया स्टार्स तो दिखे, तो बस। तो भाई और कितने दूर का देखेगा है? अब क्या दूसरे ब्रह्मांड में जाके देखना है? इतना बहुत नहीं है क्या? तो वो इन्फिनिटी है। ठीक है। अब देखो जो जो नियर पॉइंट है बेटा, उसका एक दूसरा नाम और होता है LDDV, लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है। वो 25 सेंटीमीटर होता है। अब देखो ध्यान से एक चीज समझ लेना बेटा, जब भी हमें दूर का देखना होगा तो यानी कि लाइट रेस फैल के जाएंगी। कैसे जाएंगी? फैल के जाएंगी। तो वो कौन काम करेगा? कॉनकेव लेंस काम करेगा। जब भी हमें पास का देखना होगा तो लाइट रेस को हमें कन्वर्ज करना होगा, तो वो कौन काम करेगा? कॉन्वेक्स लेंस काम करेगा। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर नेगेटिव। समझ में आ गई बात?
चलो अब पढ़ते हैं भैया ह्यूमन के अंदर क्या होती है भैया, कुछ ना कुछ बीमारियां भी होती हैं। हाँ भैया बीमारियां भी होंगी। अब जब बॉडी के अंदर बीमारियां तो भैया आइज के अंदर बीमारी होंगी। तो देखो 3-4 तरीके की बीमारी है मेनली। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मायोपिया। जब भी बेटा मायोपिया आ जाएगा ना दिमाग में, तो दिमाग में रखना है कि मायोपिया क्या होता है, इट इज शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। तो भैया शॉर्ट मतलब यानी कि हमें पास का नहीं दिखता होगा ना, नाम का जस्ट अपोजिट है। हमें कहाँ का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता। समझ में आ गई बात, कहाँ का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता। तो याद रख लेना जब भी हमें दूर का नहीं दिखेगा तो यानी कि हमें कॉनकेव लेंस यूज करना है, बस ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। तो कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, पास के देख सकते हैं। कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन दूर का नहीं देख सकते। फार पॉइंट इज लेस देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से फार पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट बिफोर द रेटिना, इमेज क्या हो जाएगी बेटा, रेटिना से पहली बन जाएगी, ठीक है। अब इसका रीजन अक्सर लिखने के लिए आ जाते हैं। रीजन क्या है इसका, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। जो आई लेंस है बेटा वो क्या हो जाएगा, थिक, चौड़ा मोटा हो जाएगा बेटा वो, है ना। फिर दूसरा क्या है भैया कि एलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल क्या हो जाएगा भैया, उसका एलोंगेशन हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा उसका कर्वेचर बेसिकली, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो अब उसका करेक्शन कैसे करेंगे, तो मैंने बता दिया, जब भी दूर का देखना होगा तो कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। तो ऐसे हम एक डायग्राम बने कॉनकेव लेंस, एक अप्रोप्रिएट पावर का एक कॉनकेव लेंस हम यूज करेंगे तो हमारा विजन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो तो अपना किसी बच्चे के पास चश्मा हो ना, तो उसे अगर दूर का नहीं दिख रहा होगा तो उसके अंदर कौन सी बीमारी है, मायोपिया है। भैया हम लेंस का कैसे पहचाने, कॉनकेव लेंस का, तो बेटा कॉनकेव लेंस बीच में से कैसा होगा, थिन होगा, साइड में से कैसा होगा, थिक होगा। वहीं अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, बीच में से थिक होगा, साइड में से थिन होगा, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं बेटा हाइपरमेट्रोपिया की। भैया हाइपरमेट्रोपिया क्या है, जिसमें इंसान को पास का नहीं दिखता। पास का नहीं दिखता तो यानी कि दिमाग में रखना है कॉन्वेक्स लेंस। कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यानी कि दूर के तो दिख सकता है लेकिन पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। इसका दूसरा नाम क्या है, फार साइटेडनेस, या फिर एक और नोट डाउन कर लेना, लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना, इसमें इमेज कहां बनेगी, रेटिना के पीछे बनेगी, ठीक है। रीजन क्या है, लेंस कैन नॉट गेट थिक इनफ, लेंस क्या है मतलब यानी कि वो अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा। दूसरा आईबॉल हैज बिकम टू स्मॉल, आईबॉल क्या हो जाएगी भैया, छोटी हो जाएगी। करेक्शन क्या यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ठीक है। अरे क्लियर है। अगला आता है भैया डिफेक्ट ऑफ विजन, हमारा प्रेसबायोपिया। भैया प्रेसबायोपिया क्या है, यानी कि जो हमारे अक्सर ये ओल्ड एज में बीमारी होती है, ठीक है। यानी कि हमारे दादाजी को, अम्मा जी को जो उनके चश्मा लग रहा है ना, अक्सर वो कौन सा लगता है भैया, बाईफोकल लेंस ही लगता है। कौन सा, बाईफोकल लेंस। भैया बाईफोकल लेंस क्या है, मतलब जिसके अंदर कॉनकेव भी होगा और क्या होगा, कॉन्वेक्स भी होगा। तो प्रेसबायोपिया पढ़ते हैं बेटा। प्रेसबायोपिया इज अ कॉमन डिफेक्ट ऑफ विजन दैट यूजुअली अकर्स विद एजिंग। इट इज डिफिकल्ट टू रीड और सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। भैया पास के नहीं दिखते, मतलब पास का भी नहीं पढ़ पाते, और अक्सर ऐसा होता है कि दूर का भी नहीं पढ़ पाते, ठीक है। मैनी एल्डरली पीपल होल्ड बुक्स एट अ डिस्टेंस वाइल रीडिंग। तुमने देखा होगा मतलब ऐसे, अरे यार मेरा चश्मा ला दे, मुझे दिख नहीं रहा। तो भैया उन्हें दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि उनके अंदर बीमारी कौन सी है, प्रेसबायोपिया है, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया भी हो सकती है। रीजन क्या है, वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल, सिलेरी मसल्स का वीक हो जाना। लेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, आई लेंस की क्या है भैया, लेस फ्लेक्सिबिलिटी हो जाना। अब देखो ये तुम्हारे पास लेंस है, देखो समझना है, तुम्हारे पास चश्मा है तो बेटा नीचे कौन सा लेंस लगा होगा, कॉन्वेक्स। ऊपर कौन सा लगा होगा, कॉनकेव। भाई जब तुम्हें नीचे देखना होगा तो नीचे ऐसे देखोगे, ऊपर देखना, दूर का देखना होगा तो ऊपर देखोगे, समझ गए, शाबाश। अब दूसरा है भैया डिफेक्ट, एक कैटरैक्ट। एक और होता था बेटा एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में हम लेंस यूज करते थे सिलेंड्रिकल, उसमें ऑब्जेक्ट्स हमें ऐसे दिखते थे, तिरछे ऐसे, ठीक है। क्लियर बात है। चलो अब एक डिफेक्ट होता है भैया कैटरैक्ट। कैटरैक्ट मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद। अब मोतियाबिंद में क्या होगा कि लेंस बिकम्स ओपेक, लेंस के सामने धुंधलापन आ जाएगा। समटाइम्स एट ओल्ड एज क्रिस्टलाइन लेंस बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। अक्सर मतलब क्या होता है कि भैया ज्यादा एज में जाके जो हमारा आई लेंस है वो मिल्की हो जाता है और क्लाउडी धुंधलापन हो जाता है उसके अंदर, है ना। करेक्शन क्या है भैया, सर्जरी करवानी पड़ेगी, इसमें कोई चश्मे से काम नहीं चलेगा। अब इसका सेकंड पार्ट प्रिज्म। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, यानी कि ग्लास प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो होगा क्या, बेसिकली अगर किसी बच्चे ने लाइट वाला चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो बस वही याद रखना है और इसमें कुछ नहीं है चैप्टर में। क्या होगा, मेरे पास एक प्रिज्म है, एक इक्विलेटर मान लो प्रिज्म है मेरे पास। बेटा ये इंसिडेंट रे है, ये कैसी रे है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को ये बना के दिखाता हूँ उसका डायग्राम, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये समझो मेरे पास क्या है बेटा, एक प्रिज्म है, थोड़ा जल्दी, ठीक है। ये है इसका ए, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म।
बेटा लाइट इंसिडेंट करेगी, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ होगा। लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, और फिर दोबारा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर बात है। तो देखो यही डायग्राम है यहाँ पे, नॉर्मल और इसके बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जितने एंगल से लाइट डेविएट हुई इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। जितने एंगल से लाइट यहाँ पे क्या हुई, डेविएट हुई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल आई यहाँ पे सब पढ़ लेना बेटा इसके बारे में। अब प्रिज्म बेंड्स आर रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स इट्स बेस। एक प्रिज्म क्या करता है भैया, लाइट रे को कहां करता है, बेस की तरफ बेंड करता है। ठीक है, अब सुनो एक बात ध्यान से बेटा, अगला टॉपिक जो तुम्हारा आता है वो आता है क्या, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। उससे पहले समझो, अब प्रिज्म बेंड्स आर रे ऑफ लाइट एंगल ऑफ डेविएशन, जितने एंगल से वो लाइट को बेंड कर देगा उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। वी नो दैट व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। जो व्हाइट लाइट है बेटा वो कितने कलर्स होते हैं, उसमें 7 कलर्स होते हैं। एंगल डी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, सम कलर्स बेंड मोर देन अदर्स। देखो बेसिकली तुम्हें याद रखना है कि अभी हम एक फिनोमेना पढ़ेंगे डिस्पर्जन, कि एक व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में क्या हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक है, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं विबग्योर। तो जिसमें कि वोयलेट लाइट सबसे ज्यादा बैंड होती है और रेड लाइट उससे कम बैंड होती है। ठीक है, चलो तो डिस्पर्जन क्या है, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। और कंपोनेंट कलर कौन से है भैया, ये, और इन्हीं कलर्स को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर लेते हैं तो बेटा उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। द बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट्स ऑफ लाइट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कि जो भैया कलर वो बैंड होकर आए ना 7 कलर, उनको हमने स्क्रीन पर ऑब्टेन कर लिया तो वो क्या बन गया, स्पेक्ट्रम बन गया। अब अगला है हमारा रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। भैया इस पे न्यूटन्स प्रिज्म एक्सपेरिमेंट लिख रहा है लेटर, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। ये याद रख लेना। ठीक है, अब इसमें क्या करा था कि ऐसा माना गया कि यार ये प्रिज्म की क्वालिटी है, ये प्रिज्म की क्वालिटी है, जो वो 7 कलर्स में क्या कर रहा है भैया, उसे बेंड कर रहा है। ये व्हाइट लाइट में कोई कलर नहीं है, तो इसको वेरीफाई किसने करा था, न्यूटन्स ने। इसने क्या लिया, पहले एक सीधा प्रिज्म लिया, फिर एक उल्टा प्रिज्म लिया, यानी कि व्हाइट लाइट एंटर हुई और व्हाइट लाइट क्या होगी भैया, बाहर निकल गई। ठीक है, समझ में आ गई बात, यहां से बस इसे पढ़ लेना। रेनबो, ये बेटा इंपॉर्टेंट है रेनबो, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अक्सर आपने देखा होगा कि बारिश के बाद हमें इंद्रधनुष, जिसको बोलते हैं भैया इंद्रधनुष बन गया, क्या इंद्रधनुष, भैया वो इंद्रधनुष समझ लो नेचुरल फिनोमेना है, किसका है, उसको बोलते हैं रेनबो। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, और रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। जो हमारे एटमॉस्फेयर में बारिश के बाद कुछ पानी की ड्रॉपलेट्स बच जाती हैं, वो ड्रॉपलेट्स क्या काम करती हैं, वो प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं। जैसे ही उस पर व्हाइट लाइट एंटर करेगी तो भैया वो क्या करेगा, उसे 7 कलर्स में ब्रेक डाउन कर देता है। क्या कर देता है, 7 कलर्स में ब्रेक डाउन कर देता है, बस वही है। इट इज फॉर्म्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स विच एक्ट्स लाइक स्मॉल प्रिज्म। और रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो बनेगा, ध्यान रख लेना ये बात। ठीक है, अगर सन यहाँ पे है, सन यहाँ पे है तो रेनबो यहाँ पे बन रहा है, उसके जस्ट अपोजिट, उसके जस्ट कहां बनेगा, अपोजिट बनेगा, ध्यान रख लेना ये बात। ठीक है, क्लियर है, चलो चलो आगे चलते हैं। अ रेनबो कैन ऑल्सो बी सीन अ सनी डे इफ वी लुक एट द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल और थ्रू अ वाटर फाउंटेन विद द सन बिहाइंड। अगर सन पीछे हो, ये थोड़ा नेचुरल फिनोमिना है, फिलहाल अभी ये बात ध्यान रख लेना कि अगर आप झरने के पीछे से भी खड़े होकर देखोगे ना तो भी आपको रेनबो बनता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन कंडीशंस क्या होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ रेन ड्रॉप इन एयर, मतलब रेन ड्रॉप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। द सन शुड बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो सन मेरे कहां होना चाहिए, पीछे होना चाहिए। स्काई विद द रेन ड्रॉप शुड बी इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जर्वर, और स्काई कहां होना चाहिए, मेरे सामने होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये आपको डायग्राम के थ्रू दिख रहा होगा। अब अगला आता है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, कि इसकी वजह से हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। लाइट फ्रॉम स्टार्स द सन और द मून एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। भाई लाइट आ रही है सन से, स्टार्स है, वो किसके थ्रू आ रही है भैया, अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू आ रही है। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या होती है, अलग अलग लेयर होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, बायोस्फेयर, मीजोस्फेयर, है ना, ये सब लेयर होती हैं। तो उन लेयर से वो लाइट क्या हो रही है भैया, गुजर के आ रही है। अब वो गुजर के आ रही है, कहीं पे लाइट वो बैंड हो रही है, कहीं पे अवे जा रही है, तो वो ऐसे ऐसे करके आएगी कि नहीं आएगी, ऐसे ऐसे डोलती हुई लाइट आएगी, तो आपको वो लाइट ऐसे दिखेगी भैया, है ना। तो आपको क्या लग रहा है कि भैया लाइट वो बेंड ऐसे बेंड होकर आ रही है, तो भैया वही फिनोमेना क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर लेयर, ठीक है,
लेस डेंस एयर हायर एल्टीट्यूड टू अ डेंसर लेयर क्लोजर टू अर्थ। बेटा एक बात और ध्यान रख लेना, जो अर्थ के पास वाली लेयर होंगी वो डेंसर होंगी, जितने ही अर्थ से हम दूर चले जाएंगे वो कैसी हो जाएगी लेयर, रेयरर यानी कि हल्की, डेंसर यानी कि भारी। ठीक है भैया, तो मैंने बताया वो बेंड कर देगा। अब इसी की कुछ एप्लीकेशन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। पहली क्या है, एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, स्टार्स की एपरेंट पोजीशन, यानी कि हमें जहां स्टार्स लगता है एक्चुअली में वहां पे नहीं होता है। ठीक है, क्यों, वही ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो यहाँ पे ये स्टार है लेकिन लग कहां पे रहा है, यहाँ पे। क्यों, लाइट देखो एंटर करी स्टार की, अभी अलग अलग लेयर से होकर गुजरी। ये कौन हो, आप खड़े हो ऑब्जर्वर, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से बच्चे, देखो कितने सुंदर कपड़े पहन रखे हैं आपने। हाँ भैया पहन तो रखे, ज्यादा मत बनो, आ जाओ। Atmosphere has many transparent layers of different densities. Light bend towards the normal when it enters denser. मतलब वही सब लिखा है बेटा, है ना, पढ़ के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो मैंने बताया वही सब लिखा है। अब एक अगला है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। देखो हमें क्या होता है कि 2 मिनट पहले तो हमें क्या दिख जाता है बेटा, सनराइज, और 2 मिनट बाद हमें क्या दिखता है, सनसेट। वो भी किसकी एप्लीकेशन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन है। ठीक है, वही बात यहां पे लिख रही है, पढ़ लेना बेटा इसको ध्यान से। सेम रीजन है लेयर वाला ही। अगला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। बेटा इसका भी रीजन सेम, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, कि स्टार्स आर वेरी फार सो दे हैव लाइक पॉइंट सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और अर्थ्स एटमॉस्फेयर कीप्स ऑन वेरिंग ड्यू टू डेंसिटी ऑफ लेयर्स ऑल्सो कीप चेंजिंग। यानी कि बेसिकली बेटा वही काम होगा कि स्टार्स की भी लाइट आ रही है, वो डिफरेंट लेयर से गुजर के आ रही है। अब वो डिफरेंट लेयर से गुजर के आ रही है तो पहले ऊपर की लेयर क्या थी, रेयर थी, नीचे की क्या थी, डेंसर थी। तो वो बेंड होती हुई लेयर आएंगी तो हमें वो क्या दिखेगा कि ऐसे, यानी कि उसकी पोजीशन कुछ हमें अलग दिखेगी, यानी कि वो ऐसे टिमटिमाती हुई लाइट आएगी कि नहीं आएगी। देखो ऐसे करके आ रही है तो हमें स्टार्स क्या होंगे बेटा, ट्विंकलिंग करते हुए नजर आएंगे, यानी कि टिमटिमाते हुए नजर आएंगे। वो भी किसकी वजह से, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब अगला आता है भैया वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, कि प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते। तो प्लैनेट्स आर नियर टू अर्थ एज कंपेयर टू स्टार्स। सबसे पहली बात तो प्लैनेट क्या है बेटा, पास में है, किसके कंपैरिजन में, स्टार्स के कंपैरिजन में। दूसरा, प्लैनेट्स बिहेव एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट एट टीनी डेस्क नोट अ पॉइंट। ये क्या है बेटा, एक्सटर्नल सोर्स है। एक्सटर्नल सोर्स मतलब इनकी खुद की लाइट थोड़ी ना है, सन की लाइट से चमक रहे हैं ये। एक्सटेंडेड सोर्स कैन बी इमेजिन्ड एज कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ये बहुत सारी सोर्स ऑफ लाइट से मिलकर बन रहे हैं। नाउ द टोटल वेरिएशंस इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आर आई एवरेजेस आउट टू 0 एंड ब्राइटनेस रिमेन्स सेम। ये सब क्या हो जाता है, आउटपुट मतलब उनकी लाइट का 0 हो जाता है तो ब्राइटनेस क्या रहेगी उसकी, सेम। तो इसलिए हमें वो ट्विंकल करते हुए नहीं नजर आते। अगला क्या है भैया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखो लाइट का आना और फैल जाना, किसके थ्रू फैल जाना भैया, हमारे अर्थ के अंदर, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो लाइट आती है, उन पार्टिकल्स के थ्रू, वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू वो क्या हो देते हैं, लाइट को स्कैटर्ड, फैला देते हैं। वही क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको इंग्लिश में पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। उसकी अभी ये कुछ एप्लीकेशन है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट समझो, इसे भी ध्यान समझ लेना, पढ़ लेना है ना। देखो तुमने अक्सर देखा होगा, अगर तुम एक डार्क कमरे में हो, हाँ भैया हम डार्क कमरे में तो है, तो एक कभी दिखाओ अगर अंधेरा हो उस कमरे में, एक छोटे से छेद से एक लाइट आ रही है तो लाइट ऐसे करके फैलती हुई नजर आवे और उसमें भैया धूल के कण से नजर आवे। हाँ भैया धूल के कण से तो नजर आवे, तो भैया जो धूल के कण है ना वही लाइट को क्या कर रहे हैं, स्कैटर्ड कर रहे हैं। और जब लाइट एक कैनोपी से एक छोटे से होल से आती है और वो स्कैटर्ड हो जाती है, उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स। अ कोलोइडल पार्टिकल इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलोइडल पार्टिकल्स कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलोइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन विद नेक्ड आइज। तो उन्हें नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, एग्जाम्पल मिल्क, स्मोक, डस्ट इन एयर, ये सब किसके वो है एग्जाम्पल, कोलोइडल सॉल्यूशन के। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल। अगर ट्रू सॉल्यूशन से हम वो करें ना पास तो भैया विजिबल नहीं होगा वो चीज। ठीक है, बट लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन में ये चीज हो जाएगी। ठीक है, ये देखो तुमने अक्सर डेंस फॉरेस्ट में भी ऐसा चीज देखी होगी। ये भी सब किसका एग्जांपल है, टिंडल इफेक्ट का। ये जो मैं रूम वाला आपको दे रहा था। और भैया जो कलर है वो डिपेंड करता है भैया किसके, साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। ठीक है,
वेरी स्मॉल पार्टिकल्स स्कैटर्स मेनली ब्लू लाइट। जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होंगे ना वो मेनली क्या कौन सी लाइट स्कैटर करते हैं भैया? ब्लू लाइट। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है? स्मॉल वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ से एक और बात समझ लो बेटा ध्यान से, सबसे कम डेविएट कौन सी लाइट होगी? सबसे कम डेविएशन कौन सी एंगल लाइट का डेविएशन का एंगल होगा? रेड लाइट का। सबसे ज्यादा किसका होगा? वोयलेट का होगा। लेकिन वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड की होगी, सबसे कम वोयलेट की होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना बेटा। क्लियर है? चलो अब भैया ब्लू कलर ऑफ स्काई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है कि जो स्काई का ब्लू कलर है वो क्यों दिखता है बेटा? तो इसको देखो ध्यान से एक बार पढ़ लो। द मोलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमोस्फेयर हैव वेरी स्मॉल साइज। उनका साइज कैसे होता है? स्मॉल होता है। स्कैटरिंग इज मोर फॉर ब्लू लाइट। अभी जस्ट मैंने पीछे पढ़ाया था ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ब्लू कलर को छोटे पार्टिकल ज्यादा स्कैटर्ड करते हैं, तो वही सेम काम होगा यहाँ पे। ब्लू कलर फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स देन रेड कलर, दस स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आई एंड स्काई अपीयर्स ब्लू। तो ब्लू लाइट हमारी आईज में क्या होगी? एंटर करेगी, तो हमें स्काई कैसा अपीयर होता है भैया? ब्लू अपीयर होता है। समझ में आ गई बात? अब रेडनिंग ऑफ द सन एंड द सनराइज, और वही वाली बात कि भैया हमें सनराइज और सनसेट के टाइम पर लाल लाल क्यों दिखता है? तो सनसेट के टाइम पे, सनराइज के टाइम पे क्या होगा भैया? लेस एटमोस्फेयर होगा, लेस स्कैटरिंग होगी, ब्लू लाइट ज्यादा दिखेगी। सनसेट मोर एटमोस्फेयर होगा, मोर स्कैटरिंग होगी। ऑरेंज ज्यादा स्कैटरिंग होगी, पार्टिकल ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी, तो रेड और ऑरेंज हमें दिखेगा कुछ। अब एक क्वेश्चन आता है कि भैया अगर अर्थ के पास कोई एटमोस्फेयर न होता तब क्या होता? कि इफ द अर्थ हैड नो एटमोस्फेयर देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग। कोई भी स्कैटरिंग ना तुम्हें लाल दिखता ना कुछ दिखता, सब तुम्हें कैसा दिखता? काला दिखता। देन द स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क। द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड्स। अब क्या होता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि पैसेंजर भैया जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? हवाई जहाज में जा रहे हैं। उन हवाई जहाज से जब वो नीचे देखते हैं तो उन्हें कैसे दिखता है? काला काला दिखता है भैया। वो काला काला क्यों दिखता है? एटमोस्फेयर की वजह से दिखता है। तो देखो पढ़ो, एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता, स्कैटरिंग ऑफ लाइट डू नॉट टेक प्लेस एंड हेंस स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड। समझ में आ गई बात? डेंजर सिग्नल्स रेड कलर के क्यों होते हैं? तो मैंने बताया था बेटा आपको, रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, और वो क्या होता है? सबसे कम स्कैटर्ड होता है। क्लियर है? पढ़ लेना बेटा इसको ध्यान से। अब ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है देखो, ये थोड़ा ध्यान से देख लो। अब इसमें बस एक बात मेरी तरफ से, एक ट्रिक याद रख लेना आप लोग। चैप्टर बस हमारा एंड हो गया, ट्रिक याद रखना भैया। ट्रिक क्या है? 4 न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स के लिए ट्रिक। बेटा जब भी आपको मायोपिया के लिए आएगा ना, मायोपिया के लिए, तो मायोपिया में आप कहाँ का नहीं देख पा रहे भैया? दूर का नहीं देख, मतलब दूर का देखना था लेकिन देख नहीं पा रहे दूर का, तो भैया उसमें आपको जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेनी है वो लेनी है इन्फिनिटी। और जहां का अब आप देख पा रहे हो उस क्वेश्चन में आपको देगा, तो वो क्या है? आपका इमेज डिस्टेंस। ठीक है, वहीं अगर बात करी जाए हाइपरमेट्रोपिया, भैया पास का आप कहां तक देख पाते थे? हम 25 सेंटीमीटर का देख पाते थे, तो अब वो आपके लिए क्या था? पहला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, और जहां का अब आप देख पा रहे हो वो आपका क्या है? इमेज डिस्टेंस। क्लियर बात है? ये बात ध्यान से समझ लेना, इस बात को नोट डाउन कर लेना, बस यही ट्रिक है। जैसे देखो एक क्वेश्चन लिख रहा, द पावर ऑफ लेंस x इज -2.5 डायोप्टर। देखो बेटा एक फिर दोबारा से एक बात देख लेना, ये क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं आपको अभी दिखा दूंगा ये क्वेश्चन। बेटा जब भी पावर 2 होगी, अगर पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, जब भी पॉजिटिव होगी तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, नेगेटिव होगी कॉनकेव लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा तो हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, और जब भी कॉनकेव लेंस होगा तो वहां पे कौन सी होगी? मायोपिया। कौन सी होगी? मायोपिया। ये बात नोट डाउन कर लेना बहुत प्यार से। ठीक है, चलो तो बेटा जब आप लोग ये क्वेश्चन करोगे द पावर ऑफ अ लेंस x इतना, नेम एंड डिटरमाइन द लेंस, तो मैंने आपको बता दिया नेगेटिव पावर है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव, तो लेंस कौन सा होगा? कॉनकेव लेंस होगा। पावर का फॉर्मूला यूज करोगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी? डायोप्टर में पावर निकल के आ जाएगी। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो, नोट डाउन कर लो इन्हें, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रे, और इनके सारों के सबके आंसर खुद से सोल्व करके मुझे एक बार सब भेज देना बेटा, है ना, कमेंट में लिख देना। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर पा रहे हो?
चलो बेटो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं जल्दी चैप्टर ये कवर करा पाया हूँ। जो आपको मैंने न्यूमेरिकल की ट्रिक बताई है वो ध्यान रख लेना, ठीक है। जैसे मैंने आपको समझाया शॉर्ट वे में, उसको ध्यान रख लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बता दो कि आपको नेक्स्ट वन शॉट किसका चाहिए। तब तक के लिए राधे राधे।